Hello everyone, this side Nibha and welcome to Adhyan Adhyapan. Today's video we will talk about class 5th NCERT chapter number 1, which is very important for your CTET exam. If you want pass CTET exam, then you must read EVS NCERT. Class 4th and class 5th is very important for your CTET exam. So let's start. अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो EVS NCERT क्लास 4th एंड 5th का अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर सिर्फ हम पॉइंट ही यहाँ पर देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है उसी पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है चलो चले स्कूल। अब इसमें क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पर हम लोग सारे ही कंटेंट को पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाए जा रहे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, और वो किस प्रकार से स्कूल पहुँचते हैं, किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसे हम देखें। तो यहाँ पर देखिए, बांस से बना पुल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्षेत्र पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ को बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बारिश है, बहुत अधिक बारिश कहाँ होती है? असम में होती है, और वहाँ पर बांस के पुल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? देखिए, यहाँ पर कुछ ईंटें हैं, इस प्रकार से रखा गया है, और यहाँ पर ये बच्चे चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ बच्चों को करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? ये तो एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपका यहाँ से पूछा जाएगा, तो इसको पढ़ लें। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ पर है ट्रॉली से, तो कई सारे प्रश्न पूछे गए, हर बार पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ, इसको अच्छे से ज़रूर कर लें। जो भी यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ उसको आप अच्छे से याद कर लें। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रॉली से है, ऊपर हमने असम के लिए पढ़ा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये लद्दाख का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या दिया है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। नीचे देख रहे हैं आप लोग, नदी है, और खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। ट्रॉली क्या होता है? ये लकड़ी से बना होता है। तो कभी पूछ दे तो ये भी चीज़ें याद रहनी चाहिए। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। ये जो ट्रॉली है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो लकड़ी से बनी होती है, लेकिन जो इसकी रस्सी है ना, वो लोहे की बनी होती है। इसके अलावा इसमें कितनी संख्या में बच्चे बैठ सकते हैं? तो यहाँ पर 4 से 5 बच्चे ही बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए कहा है। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्र में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली यानी घिरनी के साथ या बिना पुली के? तो ये यहाँ पर दिया गया है, ये एक्टिविटी है। और अगर आप लोगों ने कभी बचपन में गांव में कुएं का प्रयोग किया हो, या कभी उसमें से पानी निकाला हो, तो आप भली भांति जान पा रहे होंगे। अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते देखते हो, उनकी सूची बनाओ। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अगर कुछ ये ना लगे कि मैं सिर्फ आगे आगे बढ़ाती जा रही हूँ। देखिए, सीमेंट का पुल यहाँ पर फिर से इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के लिए क्या याद रखना है?
फिर ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है सीमेंट का पुल। पहला आपका हो गया बांस का पुल, दूसरा हो गया ट्रॉली, तीसरा हो गया सीमेंट का पुल। अब सीमेंट का पुल जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बनी होती है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है कि ये जो पुल है सीमेंट का पुल, उसमें किन चीज़ों का प्रयोग होता है? तो सीमेंट का होता है, ईंटों का होता है, लोहे का होता है और सरियों से बना होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती है, तो इसमें सीढ़ियाँ भी बनी रहती है, क्योंकि इस पुल पर ये सामान्य क्षेत्रों में होता है। तो ये इस पुल पे हम आप भी कई बार चढ़े हैं, तो इसको समझना आसान है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? ऐसा कुछ यहाँ पर बच्चों से पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर बल्लम, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको नोट्स बना लें। और यहाँ पर देखिए वल्लम क्या है, केरल में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्या है? ये एक छोटी नाव है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव। तो आपसे पूछा जाएगा वल्लम क्या है, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और इसमें बैठकर बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ें, आगे और क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका ऊँट गाड़ी। ऊँट के नाम सुनते ही आपको राजस्थान याद आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, कमेंट में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग रेगिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि राजस्थान। और यहाँ हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ये ऊँट गाड़ी का प्रयोग जो है राजस्थान में किया जाता है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बैलगाड़ी का प्रयोग जो है मैदानी इलाकों में किया जाता है। आप इसे पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैदानी इलाके का एक गांव का दृश्य है जहाँ पर बैलगाड़ी में स्कूल के बच्चे बैठे हैं और बारिश होने पर छाते का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसको भी आप ऐड करेंगे। अब देखिए पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अध्यापक के लिए क्या है कि जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर विचार करें। तो बच्चों से संवेदनशीलता पर विचार करने के लिए चर्चा जरूर करवाना चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं करना आपको। आपको यहाँ पर देखिए साइकिल की सवारी से यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग इस चित्र में सिर्फ गर्ल्स ही हैं और इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद देखिए जंगल से जाते समय यहाँ पर जंगल से जाते बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कैसा क्षेत्र होता है? स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर ये घने जंगलों से स्कूल जाना पड़ता है? बर्फ़ पर चलते बच्चे। अब देखिए ये उत्तर की पहाड़ियों का दृश्य है, या फिर आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ गिरते हैं। तो देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का है जहाँ पर
बर्फ़ पर बच्चे चलते हैं और वहाँ से स्कूल जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पे पाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होगा, जैसे कि उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, यानी ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्र होगा। और अगर उसमें ऑप्शन में दिया हो उत्तराखंड तो उत्तराखंड लगाएंगे, या पहाड़ी क्षेत्र जो भी हो आप उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया है। अध्यापक के लिए क्या दिया गया है जो कि आपके पेडागोजी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें कि बच्चे स्कूल कैसे आते हैं। शहर में तो खासकर सभी गाड़ियों से ही आते होंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने वाले यातायात के साधनों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पेडागोजी कंटेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए ये चैप्टर 1 हमने पढ़ा है अभी, और इसमें अब नहीं है कुछ, एक और कंटेंट यहाँ पर देखिए पेडागोजी का दिया हुआ है। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें, बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। तो दंड नहीं देना है बच्चों को, और गलतियां करने पर उसमें सुधार करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पेडागोजी कंटेंट है वो भी दिया गया है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको मिले, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी लाभ पहुंच सके। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।